क्या जैसे कितना प्रस्ताव सुल्तानपुर से हुआ है? देखिए, मैं सबसे पहले पूरे सुल्तानपुर के सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप मेरी इस पहली बैठक में उपस्थित हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आप सबका स्वागत भी करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को पूरा करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में मुझे प्रभारी मंत्री के रूप में सुल्तानपुर का दायित्व दिया गया है। तो आज इस पहले दौरे पर जो GIS हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में किया था, उसके बाद जो GIS में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, GIS के पहले प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उन प्रस्तावों को धरातल पर उतारा कैसे जाए उसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर जिलाधिकारी, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 2600 करोड़ के प्रस्ताव जनपद सुल्तानपुर को प्राप्त हुए हैं। और मुझे बड़ा हर्ष ये भी हो रहा है कि मैंने जब उसको क्रॉस चेक किया तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे अधिकारियों ने उनको हैसल फ्री वातावरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए कुछ नए प्रस्ताव भी आए हैं कि हम इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं। तो ये जनपद सुल्तानपुर के लिए गौरव का विषय है। मैं बस आप जापान से लौट के आए हैं, विदेश से क्या लेकर आ रहे हैं भारत में, जिससे भारत को और विकसित और बढ़िया बनाया जा सके? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री जी को विजन को पूरा करने के लिए हम सब मंत्रियों की अलग अलग जगहों पर एक टीम गई थी और जिनको जहां का दायित्व मिला था वहां के इन्वेस्टर्स को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम लोगों ने आमंत्रण दिया था। और मैं तो बड़े आपको खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि जापान के कुछ इन्वेस्टर्स ने जो है उत्तर प्रदेश में चाहे होटल का क्षेत्र हो या डेटा सेंटर का क्षेत्र हो, चाहे जो हो, भारी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, जो GIS में आकर के उन्होंने MOUs भी साइन किए हैं। किस क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्या लाभ मिलेगा इससे पब्लिक? जापान और कोरिया दोनों भारत का टेक्नोलॉजी पार्टनर है और उनमें मैं इन्वेस्टमेंट की लिमिट आपको बता सकूं ये मेरी भी हैसियत नहीं है। दोनों स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं। लिमिटेड क्षेत्र एरिया पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, बड़ा कंज्यूमर स्टेट भी है, 24 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन का। तो निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में चंदौली से लेकर के चंदौसी तक और कुशीनगर से लेकर के सहारनपुर तक हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सर, युवा प्रभारी मंत्री हम लोगों को मिले हैं। सर, कई योजनाएं बाधित हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। करीब 5-6 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो नवनिर्मित हैं, जहां पे डॉक्टर नहीं है। आज ये मेरा पहला दिन है जी। और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो उसको थोड़ा सा मौका जरूर देना चाहिए कि वो सही ढंग से बैटिंग कर सके। तो मेरा आज पहला दिन है, आपको अगली कुछ बैठकों में बहुत कुछ परिवर्तित दिखेगा, मैं यही आपको आश्वस्त कर सकता हूं। सुल्तानपुर के लिए क्या सपना देखे हैं आप? निश्चित तौर पे सुल्तानपुर जितना महत्वपूर्ण जिला है राजनीतिक रूप से, औद्योगिक रूप से, और इसका जितना महत्व रहा है माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सुल्तानपुर को एक नई दशा और दिशा देने में माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के दिशा निर्देशन में सफल हो सकूं, यही मेरी कामना है। सर, कानपुर घटना क्या कहना चाहते हैं सर? सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और आगे भी जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध उससे भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। अखिलेश जी ने अभी जातिगत जनगणना अभियान चलाने की बात कही है, तो आप इसको किस रूप में देखिए? निश्चित तौर पे पार्टी, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं वो पार्टी की हमेशा से यही मांग रही है कि जातिगत जनगणना हो। और निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पे, मैं आपको एक बड़ा अच्छा वो कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना पिछड़ों के लिए किया है, बाकी लोग तो सिर्फ आंसू बहाते रहे हैं। मैं 2 उदाहरण दे करके आपको समझाना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के पूर्व मुख्यमंत्री जी अब हमारे बीच नहीं रहे, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं।
माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी भारत सरकार में, जिसके सांसदों के सहयोग के बिना यूपीए की सरकार नहीं चल सकती थी, उसी यूपीए की सरकार ने नीट में पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं दिया था। उस समय क्या समाजवादी पार्टी के साथी सो रहे थे? दूसरा, माननीय हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। उस समय जब वो रक्षा मंत्री का उनके पास दायित्व था, तो क्या पिछड़ों के लिए वो सैनिक स्कूल में जो उनके ही मंत्रालय में आता था, क्या पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं दे सकते थे एडमिशन में? लेकिन ये काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो जो कहता है और जो करता है, इसका अंतर हम सबको समझने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के लिए करते हैं और दूसरे लोग सिर्फ बोलते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो सिर्फ बोलते हैं। मैं तो एक और सवाल पूछना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों से। आज वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में उनको याद क्यों नहीं आई? उस समय उन्होंने जातिगत जनगणना का सवाल क्यों नहीं उठाया? मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार पिछड़ों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे नीट में पिछड़ों के लिए आरक्षण का विषय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण का विषय हो, चाहे नवोदय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण का विषय हो, और चाहे सबसे महत्वपूर्ण सैनिक स्कूल में पिछड़ों के बच्चों के लिए प्रवेश के आरक्षण का विषय हो, उन्होंने हमेशा पिछड़ों का ख्याल रखा है। तो मुझे पूरा विश्वास है जातिगत जनगणना का भी एक ऐसा प्रकरण है, इसका भी उद्धार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ही होगा। बस समय का खेल है, बस मैं इतना ही कह सकता हूं।